मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। लखनऊ के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने सियासत से लेकर मुस्लिम समाज तक नई बहस छेड़ दी है। सड़कों पर नमाज को लेकर योगी की दो टूक चेतावनी के बाद मुस्लिम संगठनों के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए। कोई मुख्यमंत्री के फैसले को कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बता रहा है तो कोई इसे धार्मिक मामलों में दखल करार दे रहा है। इसी पर लंबी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर नमाज, सियासत में उबाल, योगी का एजेंडा, विपक्ष का पलटवार। यूपी में नमाज पर आर पार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की हलचल अभी से दिखाई देने लगी है और इस बार है बहस के केंद्र में नमाज, हिंदुत्व और सियासत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज नहीं वाले बयान ने प्रदेश की सियासत में चुनावी चिंगारी को भड़का दिया है। यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान पर कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन समेत पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप यह है कि जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। एक तरफ सरकार का साफ तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर है और सड़कों को ब्लॉक करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे आस्था पर चोट और चुनावी ध्रुवीकरण का सीधा हथियार बता रहा है। सवाल है कि क्या सड़क पर नमाज पर रोक सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे 2027 की कोई बड़ी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और दिलचस्प बात तो ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद मुस्लिम समुदाय दो भागों में बंट चुका है। एक भाग वो है जो ये कह रहा है कि ये पूरा मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, और दूसरा धड़ा वो है जो ये कह रहा है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि कौन सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को फॉलो करता है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनाव के ठीक पहले ये आदेश आता है, ये पहली दफा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब 2022 में यूपी के चुनाव होने वाले थे तब लाउड स्पीकर बड़ा मुद्दा बन गया था, सड़क पर नमाज भी बड़ा मुद्दा बन गया था। अब इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ सार्वजनिक स्थल से रोका जा सकता है, तो आखिर दूसरे समुदाय को आपत्ति क्या है? क्योंकि हमारी प्राथमिकता जनता की सहूलियत होनी चाहिए, ना कि किसी धार्मिक आयोजन को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान। बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से स्पोकपर्सन शरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले तो मैं शरद जी के पास आना चाहूँगी। शरद जी, देखिए बहस तो ये बहुत सालों से चली आ रही है धर्म को लेकर, और सियासत भी इस पर हमेशा से होती रही है, लेकिन हर बार इसे तुष्टीकरण नाम क्यों दे दिया जाता है, ध्रुवीकरण क्यों कहा जाता है? कानून भी तो कोई चीज होती है, उसको भी तो मायने रखते हैं ना। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नफरत पे बात करते रहें और 80-20 की ध्रुवीकरण की, हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करे। जो इतिहास है वो ये बताता है कि वो हिंदू ध्रुवीकरण जहां करने में कामयाब हो जाते हैं वहां सरकार बना लेते हैं। अब सरकार जो बनाई है पीछे की, तुरंत की, उनके उदाहरण के साथ बता देता हूं। असम में जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ईडी ने छापा डाला था, उनपे एक लंबी चार्जशीट बनाई थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आज वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पे ईडी की जांच हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जांच कराई, उसके बाद चार्जशीट बनी।
वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, इस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा फिलहाल तो और शरद जी हम बिहार यूपी की बात कर रहे हैं, बंगाल और देश की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल यूपी की बात हो रही है कि आप हमको लिख के अगर दे दें क्या क्या बोलना है, मैं वो बोल दूंगा। नहीं लिख करके या फिर आप मैं थोड़ा कौन धैर्य होती के है साथ लिख मेरी करके बात देने करें। वाली, लेकिन आपसे जो सवाल किया आप सवाल से कहीं भटक गए। मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा धीरे रखिए, मैं इसी पे आता हूँ। कोई भी हम जब बात कहते हैं तो बैकग्राउंड के साथ कहते हैं, और ये स्वाभाविक तरीका है। बैकग्राउंड देने का समय नहीं है शरद जी, तो थोड़ा अपनी बात को जल्दी कंप्लीट करिए ताकि मैं अश्विनी जी के पास भी जा पाऊँ। आप चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे भड़काऊ बयानबाजी करें, तो आप वो बयान लिख के दे दीजिए, वो दे दें, जिससे भारतीय जनता पार्टी का तो फायदा जो हो। सवाल है उसे आप आरक्षण समझ पे, नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी शायद आप पे। मेरा सवाल नहीं समझ आप पाए। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही? आप मुझे नहीं बोलने देंगी तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। लेकिन आप जो सवाल किया है आप उस पर ही जवाब दीजिए। आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। तो इसलिए मुझे बोलने का थोड़ा सा अनुमति दें, थोड़ा धैर्य रखें। मैं इसी मुद्दे पे ही आ रहा हूं, लेकिन मैं परिपक्वता के साथ, संपूर्णता के साथ बात रखना चाहता हूं, क्योंकि इकरा हसन जी का तो कोई बयान आपने दिखाया नहीं है। आपने आदित्यनाथ जी का बयान दिखाया है, इकरा हसन जी का नाम लिया है, उनका बयान नहीं दिखाया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, अगर उन्होंने सार्वजनिक मंच से बयान दिया होता तो हम उसको भी दिखा रहे होते। तो मैं ये कह रहा था, इस समय सड़कों पे बुरी तरीके से जिले जिले प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ महंगाई पे, आरक्षण की चोरी पे, बेरोजगारी पे नारे लगा रहे हैं। हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो टाइम पास टाइप मुद्दे वो जो इनके मुख्यमंत्री निकालते हैं और उनको लगता है ध्रुवीकरण होगा, तो वो तो बहुत बड़े ध्रुव में फंसे हुए हैं। अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे जमीनों के घोटाले हुए हैं, उनके नेता और अधिकारी सब उसमें शामिल हैं। आप कह रहे हैं कि आपने अयोध्या की जमीन का जिक्र किया है, तो भ्रामक खबरें क्यों फैला रहे हैं आप? ये आरोप आप पर लग सकता है। मैं अब जवाब दे रहा हूँ आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई प्रूफ नहीं है, कागज होते हैं प्रूफ। बोलूं मैडम, आप मुझे बोलने देंगी कि नहीं बोलने देंगी? जब आप किसी को बोलने के लिए सवाल, जब आपने हमसे कह दिया कि आप भ्रामक खबरें ना फैलाएं, जबकि आप नहीं, आप अगर गूगल करना जानते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। सेंटेंस के बाद टोकिए मत, आप मुझे पूरा जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं कि 10-10 लाख रुपए में जमीनें खरीद करके 24 घंटे के बाद 10-10 करोड़ रुपए में राम मंदिर के ट्रस्ट को बेची गई। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा जमीन का व्यापार है कि जहां 10 लाख की जमीन 10 करोड़ की हो जाती है 24 घंटे में? तो ये सारे सबूत हैं, और उनकी रजिस्ट्रियों की फोटोकॉपी उन्होंने प्रेस को दी है अपने उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण दिया है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपियां बेची हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए ना, तो सबसे बढ़िया सबूत तो अवधेश प्रसाद जी स्वयं है, कि जिस राम मंदिर के नाम पर आपने इतना उत्पात मचाया था कि हम राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करेंगे, उसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पासी, हमारे अवध पासी जी, अवधेश पासी जी ने आपको हराया है वहां, और जनता में सीधा सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था से संदेश दिया है कि यहाँ पे गरीब गुरुओं की जमीनों पे कब्जा करके नेताओं और अधिकारियों ने पैसे बनाए हैं, राम को लूटा है, राम जन्मभूमि को लूटा है, और राम की प्रजा को लूटा है, तो उसकी सजा मिली है। ये स्वयं में अपने आप सबूत है। और 2024 के चुनाव के बाद ये ध्रुवीकरण वगैरह के और छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे सब खत्म हो गए हैं। अब तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सफेद रंग के कबूतर उड़ाने वाले प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, जो कहते थे कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे और बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक सब शामिल कर लेंगे। और जिस आदमी ने अमेरिका में ट्विटर पे 1 घंटे पहले शांति की घोषणा की और लगातार 60-65 बार बोला कि भारत पाकिस्तान युद्ध का समझौता हमने कराया है, तो मोदी जी के गले में यहाँ पे थूक अटक जाता है उसका ट्रंप का नाम लेने में। जानते हैं कौन सा ट्रंप, जिसकी सरकार के पर्चे बांट रहे थे वहां अमेरिका में चुनाव में? शरण जी, आज शायद आप जो डिबेट का मुद्दा है उस पर बात करने के मूड में लग नहीं रहे हैं। अश्विनी शाही जी के पास आती हूँ। अश्विनी शाही जी से भी तो सवाल करना बनता है ना। अपने मुद्दों पे रहेंगे। अश्विनी शाही जी, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर चुनाव आने से ठीक पहले ये एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए? देखिए, एक तो मैं अभी कहूँगा, हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, इस मुद्दे को छोड़कर वो अमेरिका, ट्रंप और आसाम और पश्चिम बंगाल और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, लेकिन नमाज पर नहीं बोले।
आपको उन्होंने शायद झूठा ठहराने की कोशिश की इकरा हसन के बयान पर। इकरा हसन जी ने ये कहा है कि अन्य त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो केवल 2 मिनट में पढ़ी जाने वाली नमाज पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके एक और प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमीक जमई, वो कहते हैं जनता तय करेगी इन नमाज कहां होगा। लेकिन असल मुद्दा क्या है, ये लोग क्यों परेशान हैं इससे? ये बयान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में दिया ही नहीं है। उन्होंने तो किसी के सवालों के जवाब में दिया है कि किसी ने उनसे पूछा, पूरा बयान आप देखिएगा चलाकर, उसमें उनसे किसी ने पूछा है तो वो जवाब दे रहे थे कि नहीं, हमारे यहां सड़क पर नमाज नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है, और अगर कोई अनाधिकार चेष्टा करेगा जैसा कि बरेली वाली ने किया था तो उसका क्या हश्र हुआ जाकर लोग देख लेंगे। तो चूंकि ये 2022 से ही सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया, उसके बाद यहां पर नमाज बंद है। वो किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने बोला, तो चुनाव आने से और चुनाव न रहने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी इन्होंने कहा कि, और आपका सवाल था कि तुष्टीकरण से या उससे जोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग हम लोगों के किसी काम को सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं। तुष्टीकरण तो ये लोग करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि यहाँ के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों, खासकर मुसलमानों का है। यहाँ पर शमशान और कब्रिस्तान की जो है बाउंड्री की गई है। यहाँ पर इन्हीं की सरकार 12 से 17 में थी, मेरी बेटी उनका कल हिंदू लड़कियों को 30,000 रुपए दिए जाते थे, सारी मुसलमान लड़कियों को, और हिंदू लड़कियों को 30 रुपए भी नहीं दिया जाता था। तो ये लोग मुसलमान करते थे और हम जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर हमने आयुष्मान कार्ड दिया तो मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया। सड़कें बनी और एक्सप्रेसवे बने तो मुसलमान हिंदू सब चलते हैं। शौचालय बने तो महिलाएं मुसलमान की भी जाती हैं, हिंदू की भी जाती हैं। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ है तो मुसलमान को भी है। अब आते हैं, थोड़ा सा इन्होंने अनर्गल प्रलाप किया और खास करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते रहते हैं कि अयोध्या में ये जमीन बिकी। वो संजय सिंह तो पूरा कागज पत्तर लेकर आए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई सांसद है, प्रेस वाले आएंगे ही आएंगे, वहां पर कुछ भी बोल दो, वहां पर किसी से किसी की जाति पूछ लो, किसी को पुलिस वाला कह के बुला लो, वो संभव हो जाता है। लेकिन कहीं पर एक पैसे का कोई, ना इनको न्यायालय पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है। अरे वही रजिस्ट्री के कागज ले जाकर कहीं आप न्यायालय में मुकदमा करा देते कि ये साक्ष्य है और आप मुकदमा करिए। वो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे वहां पर ये करोड़ों की जमीन बिकी, ये लाखों की जमीन थी, यहां पर ऐसे हो गया। तो सिर्फ बतौलेबाजी से नहीं होता है। मुद्दे से मैं भी थोड़ा सा भटकता हूं। एक नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी इनके यहां कन्नौज में। आज उसका भाई कहता है कि अखिलेश यादव ने कराया है, ब्रीफकेस में उसका सब लेकर आए अखिलेश यादव के यहां। तो क्या मैं भी कहना शुरू कर दूं इस चीज को, जिसका कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है? उसके घर मृतक हुई है नीरज मिश्रा की, उसके भाई ने आरोप लगाया है, तो अखिलेश यादव जी हत्यारे हैं, ये हत्या करवाया है उन्होंने। गलत बयानी। ठीक है, लग रहा है कि आप दोनों ही फिलहाल मुद्दे से भटक रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी देखिए, सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब तमाम धार्मिक जुलूस निकलते हैं, रामनवमी के दौरान भी कई जुलूस निकलते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं सड़कों पर, तब कहाँ चला जाता है प्रशासन? तब ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहाँ चली जाती? सवाल तो ये भी उठेगा फिर। नहीं, ये आपका बहुत शानदार सवाल है। और कोई भी हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा, गणेश पांडाल, सरस्वती पूजन, ये एक हर साल मनाए जाने वाले त्योहार हैं। कहीं कोई हमको दिखा देना कि रोड पर परमिशन लेकर अगर कुछ न किया गया हो, तो परमिशन लिया गया है, और पार्कों में चाहे उसमें जाकर, और उनकी जहां प्रतिमा स्थापित होती है, रामलीला होती है, उसकी लिस्ट बनी है प्रशासन के पास। और उस लिस्ट के अलावा अगर कहीं हमको नया रखना होगा तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अनुमति की संघर्ष, यहां से लाओ वहां से लाओ, तो हम अनुमति लेकर पढ़ते हैं, करते हैं। इनका हर जुमे को सड़क पर पड़ेंगे, एम्बुलेंस में मरीज मर जाए, कहीं पर कोई जा रहा है, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ दे, उसका जो है आपस में हट जाए, तो ये लोग ये नहीं देखेंगे। अब रही बात एक कांवड़ यात्रा की,
जो अभी हो सकता है हमारे मित्र उसका चर्चा कर दें, लेकिन मैं ही कर देता हूं। कांवड़ यात्रा भी निकलती है तो प्रशासनिक सहूलियत, प्रशासनिक सहमति के बाद निकलती है, और एक रोड हमेशा खुली रहती है। कहीं कोई रोड जो है वहां पर बंद नहीं की जाती है, एक रोड हमेशा निर्बाध गति से चलती रहती है। इन लोगों ने तो 52 हफ्ते जुमा के नमाज में, ईद, बकरीद, मुहर्रम छाती पीटना, सड़क पर ही करते हैं। कोई अगर कोई परमिशन किसी ने लिया हो तो बता दें, हम लोग तो परमिशन लेकर काम करते हैं जी। साथ ही शरद जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कह दी, तो अब इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने जो भी कहा है वो सरकार में है, जो वो नियम लाएंगे, विधानसभा के पटल पर कोई कानून लेके आएंगे, तभी ना उस पर चर्चा हो सकती है। कोई कुछ भी इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, उसका सीधा सीधा मकसद है सबका साथ, सबका विकास, और सबका है नहीं। मैं आपको उसका कारण बता दूं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान के तहत चलती है। हर समाज, हर धर्म, हर जाति का हक, अधिकार और हिस्सेदारी की लगातार संघर्ष बहुत लंबे समय से इस देश में रही। वर्तमान परिस्थितियों में जितना मुझे मेरी छोटी सी या सूक्ष्म जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आबादी को संसदीय किसी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक टिकट तक नहीं देती है। तो सबका साथ, सबका विकास यहीं तक है। दूसरा, भाई ने बोला कि रोड पे जाम लगता है, सुविधाओं के लिए रोड बननी चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी में कोई बुजुर्ग हो, बीमार हो, निकल सके। क्या आपको पता है कि लखनऊ में गोमती नगर बनने के साथ 7,000 करोड़ रुपए से एक 16 किलोमीटर की सड़क बनी है? 7,000 करोड़ रुपए की। ये दूसरा कांड है, इसकी भी जांच होगी। एक और केस बता देता हूं आपको। लगभग 150 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की एक गोरखपुर लिंक की सड़क बनाई गई है, उसके बारे में जानकारी है आप? 150 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की रेट पे सड़क बनी। और जो सड़कों की जाम की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात आई। लखनऊ में जो मेट्रो की सुविधा 2017 तक थी, उसके बाद से 1 मीटर आगे नहीं बढ़ी है, तो ये सड़कों का जाम खत्म कैसे होगा? उस पर बात कीजिए ना। दूसरी बात, अभी 240 अधिवक्ताओं के ऑफिसेस को तोड़ा गया है कैसरबाग चौराहे पे, और बोला ये गया है क्योंकि अतिक्रमण था। आप ये बताइए, जो समाजवादी सरकार में मेट्रो का प्लान था पीजीआई से विकास नगर तक, जो कैसरबाग चौराहे से मेट्रो जानी थी, उस पर कार्य क्यों नहीं शुरू किया 10 साल में? हमने तो 2 साल में मेट्रो बना दी, आप 10 साल में 1 मीटर नहीं जोड़ पाए। और जो कैसरबाग का बस अड्डा है, उसको बाहर क्यों नहीं किया? आलमबाग में देखा है आपने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस अड्डा बनाया है चारबाग से उठा के समाजवादियों ने। चारबाग का ट्रैफिक का प्रॉब्लम खत्म हो गया मेट्रो और बस अड्डा हटने के बाद। अगर कैसरबाग में बना दिया होता तो मल्टी लेवल पार्किंग भी बन जाती है, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भी बन जाते हैं। क्या आप लेकिन शरण जी, सवाल तो वहीं पर आकर के टिक जाता है ना, जो जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, जिस बात पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, आपने सड़कें तो खूब बनवा दी, लेकिन सड़क पर जाम जो लग जाता है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं उसी जाम की समस्या से निजात के आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए तो मुझे कह लेने दीजिए। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर सड़क पे जाम लगने से बचाना है तो ऐसे कटु बयान देने के बजाय मधुरता के साथ विकासवादी कदम उठाने चाहिए। जो समाजवादी सरकार में कदम उठाए गए वो मैं गिना रहा हूं आपको। अगर समाजवादी, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि जनता की सहूलियत आपकी प्राथमिकता नहीं है, आप सड़कें बढ़वा देंगे लेकिन नमाज सड़क पर ही होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा? इन्होंने बोला ना सड़क जाम की समस्या है, तो मैं तो निजात के फॉर्मूले और निजात के समाधान बता रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि जनता तो ये तो अश्विनी जी बताएंगे कि आपको ये फॉर्मूले और समाधान अश्विनी जी कैसे लग रहे हैं? देखिए, निजात के फार्मूले हमारे मित्र यहाँ बता रहे हैं, और लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि नमाज सड़क पे होगी, उसकी वकालत कर रहे हैं। फार्मूले बता रहे हैं इन लोगों ने। मत बोलिए। नहीं, आपने अरे आप निजात मतलब, अरे शरद भाई सुनिए ना, मैं तर्कों के साथ बात करता हूँ, सुन लीजिए ना, आप समझ जाएंगे अपने आप।
अरे भाई अगर नहीं करता बीच में, आपको भी नहीं करूंगा, बट नहीं जी आप अगर झूठ नहीं, आपने इतने गिना दिए, मैंने नहीं कहा। आपने एक बार भी, अरे भाई सुनिए ना, पूरा सुन लेंगे तभी तो आप अभी देखिए, अब एंकर को आप कह रहे हैं और हमारे बीच में आप बोले चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी आप इतने गुण गिना दिए कि समाजवादियों ने ये सपना देखा, समाजवादियों ने जो है ये ख्वाब देखा, समाजवादियों ने ये किया, लेकिन उसके बाद आपने एक शब्द कहा कि नहीं, मैं निंदा करता हूं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, नमाज के लिए जो स्थल बना है और उनका जो वो कुरान कहता है उस हिसाब से वो वहां पर जाए, नमाज पढ़े, वहां सड़कों की नमाज जो है जायज नहीं होती है, ये तो मौलाना भी कह रहे हैं कई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब विकास की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री के होने के नाते विकास आप लोग करते हैं, लेकिन घोटाले इतने करते रहे कि आपने विकास का चलिए गिनाया तो कि हम रिंग रोड बनवाए, हमने ये 7,000 करोड़ की सड़क बनवाई, हमने सफाई में एक एयर स्ट्रिप थोड़ा बनवाई कि जिसमें हमारे मित्रों के, हमारे परिवार के जहाज उतरे, वहां यात्रियों के लिए कुछ हो ही ना, कई 1,000 करोड़ की लागत से वो रनवे बन गया, वहां एयरपोर्ट अगर बन गया होता तो सफाई की जनता को लाभ होता। तो ये चीजें कुकृत्य समाजवादियों ने किया। आधी अधूरी लखनऊ की मेट्रो छोड़कर भागे, आधा अधूरा लखनऊ एक्सप्रेस छोड़कर भागे, सारी चीजें जो है आपके सरकार के जाने के बाद वहां पेट्रोल पंप खुलने से लेकर, जैसे ही आपकी सड़क बनी धंस गई थी, हम लोगों ने उसको सही कराया, चाय पीने की जगह नहीं थी वो सही कराया, मेट्रो आप लोगों ने मवैया का वो जोड़ा ही नहीं था तो हम लोगों ने कराया। अब देखिए कल ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाइनें जोड़ने का वो किया है, हम रहेंगे सरकार में तो हमारा ये 10 लाइनें जुड़ जाएंगे। और आप कौन सा मेट्रो देकर गए थे? कानपुर मेट्रो हमने चलाया, आगरा मेट्रो हमने चलाया, अब रैपिड रेल जो है मेरठ से वहां तक गाजियाबाद हमने चलाया। तो क्या है, आज 12-13 एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और समाजवादियों को तो ये लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने झंडा नहीं गाड़ा था पहले चांद पर, समाजवादी झंडा गड़ा था। तो ये चीजें थोड़ा सा मुगालता है। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, किसी भी दल की सरकार होगी, तो वो विकास करने की कोशिश जरूर करेगी। तो वो अखिलेश जी ने किया होगा और अच्छी बात है, करना चाहिए, हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है, करें, आगे सरकार आए फिर कर। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार सफाई का विकास कर लिया, बाकी जगहों का वो तो बिजली पूछ कर आती थी कि कानपुर में आएगी, रामपुर में आएगी, कि लखनऊ में आएगी, कि गोरखपुर में आएगी, कि नोएडा में आएगी, आज बिजली पूछ के थोड़े आती है। तो ये विकास के काम है। मगर अभी भी जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में ये काम किया और अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज नहीं होती है। इसको देखकर अन्य राज्यों की, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, जो कि देश में मतलब वहां पर तो मुस्लिम आबादी का वो ड्रामा ही था, लेकिन वहां भी आज जुम्मे की नमाज थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शासन प्रशासन की चीजों का उल्लंघन करे। जो कानून बन गया, जो नियम बन गया, वो नियम रहेगा। हमारे अब हम लोग तो गर्व से आह्लादित होते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नकल इस देश के अन्य राज्य कर रहे हैं, कि जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, यहीं पर तो शरद भाई जब एक कांड हुआ था, अग्निकांड जो है, सरकारी संपत्तियां जलाई गई थी, तो प्रशासन ने सबके फोटो लगा दिए थे। आप ही लोग थे विरोध करने वाले, कोर्ट तक जाने वाले आप लोग थे, हम लोगों ने तो कानून बना दिया। तो किसी की यहाँ पर तो जलाकर दिखाया सरकारी बर्तन को, सरकारी संपत्तियों को, और वही उन्हीं जो आप कह रहे हैं नमाज, वही मौलानाओं के घर पर रहते थे। जब हमने ड्रोन से मैपिंग किया तो उन्हीं लोगों के घर से निकाला। शरण जी अभी भी मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ सर आपकी बातों से। देखिए नहीं, सवाल ये भी है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी परंपरा सी बन गई है कि अगर नमाज सड़क पर पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है और अगर उसे कानून के दायरे में लाया जा रहा है, तो ये आपको खतरा सा नजर आ रहा है? आपने सवाल किया, मैं समझ गया। मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं जहां से शुरू किया। वो दौर चला गया जब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता था। इस देश में विकास की, प्रोग्रेसिव की, सामाजिक हक अधिकार की, सामाजिक न्याय की, जातिवार जनगणना की बात होती। और आप देख लीजिए, आपके दर्शकों को मैं बोल रहा हूं, आपके माध्यम से संबोधित कर रहा हूं कि किस तरह के टॉपिक से आपने शुरुआत की और हम आप सबको घेर के विकास के मुद्दे पे ले आए।
देश का नौजवान यही चाहता है कि विकास की बात करें, वरना कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेजेस बनेंगे। इस समय नौजवान और जेनजी बहुत नाराज है, इस तरह की दकियानूसी चर्चाओं से मुक्ति चाहती है। नहीं, इस देश की फिलहाल जनता बहुत समझदार है। ये देखिए, ये बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नेपाल नहीं है कि आपकी जनता भड़क जाएगी, जो जेनजी है वो यहाँ के भड़क जाएंगे। यहाँ की देश की जनता बहुत समझदार है। हाँ, मैं अपनी बात कहूँ, हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मैं फौज से सर्विस करके आया हूँ, एक अनुशासित और बहुत ही गंभीर तरीके से बात करना पसंद करता हूँ। ये तो क्या मैं फिर कौन से शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ? क्या मैं किसी अनर्गल शब्द का प्रयोग कर रही हूँ? आप मुझे बहन बोलने देंगे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का नाम आपने लिया, मैंने नहीं लिया। हम संविधान और देश की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेकर के सेवा करके आए हैं। किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक किसी गतिविधि को देश के अंदर ना होने देंगे, ना किसी को उसकी बात करने तब फिर आप क्यों कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस देश में जो भी होगा संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में होगा, और विरोध दर्ज करने का क्या प्रकार होगा ये सबको अपना कहने का अधिकार है, विद्रोह का अधिकार नहीं है। मैंने विरोध की बात की, विद्रोह की बात नहीं की। हमारे मुंह खोलते ही नेपाल मत चले जाया करिए। हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक हक अधिकार में अच्छा, मान्यता मिली है। आपके साथ की जो पार्टियां वो पाकिस्तान की बात कर सकती हैं, आतंकवादियों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं, और हम नेपाल और बांग्लादेश भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। कैसी बात कर रहे हैं सर आप कितना भी नमाज और पाकिस्तान करते रहे, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके कामों पे हिसाब मांगने का हक है विपक्ष का। हमें अपना हक अदा करने दीजिए, हमें इनसे सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, जाते जाते बस अश्विनी जी आपकी बात का नहीं, शरद जी की बात का जवाब दीजिए। वो विकास की भी बात करें कि विकास कहाँ रह गया पीछे, अब बताइए। मैं विकास भी पूछ रहा हूँ। हाँ, अश्विनी जी जवाब देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगी इसका। अरे मुझे पहले कह तो लेने दीजिए बहन, मुझे देखिए सर, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए अश्विनी जी से जवाब तो लेना ही होगा आपकी बात का। अब आपने सवाल जो छेड़ा है। 1 मिनट, अरे मुझे 30 सेकंड देंगी आप? इतना धीरज रख लीजिए। ठीक है। 2012 से 17 में जो पावर प्लांट्स कमीशन हुए थे समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके बिना सांस लिए नाम बता देता हूँ। अश्विनी जी से एक नाम पूछ लीजिएगा। ललितपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट 1980 मेगावाट, अनपारा थर्मल प्लांट 1000 मेगावाट, बेरा प्रयागराज थर्मल प्लांट 1980 मेगावाट, हरदुआगंज परिश्चा पावर प्लांट 250 मेगावाट, घाटमपुर थर्मल प्लांट 1980 मेगावाट, जवाहरपुर एटा थर्मल प्लांट 1320 मेगावाट। ये 5 साल में बनाए समाजवादी पार्टी सरकार ने पावर प्लांट। अब अश्विनी जी से किसी एक का नाम पूछ लीजिए जो भाजपा में बना। ठीक है सर, जवाब दीजिएगा अश्विनी जी। जी जी, शायद हमारे मित्र शरद जी बता देंगे कि यहाँ पर पावर प्लांट पहले से थे, अब इन लोगों ने कुछ किया हो तो अच्छी बात है। लेकिन जब इनकी सरकार थी तो बिजली की मैक्सिमम डिमांड होती थी 17,000 18,000 मेगावाट, आज 30,000 के आसपास पहुंच गई है। कहां से हम सप्लाई कर रहे हैं? अगर हमने नहीं बनाया होता, हमने नहीं किया होता, तो ये जो 10-12 हजार का गैप है ये हम फुलफिल कैसे करते? फिर वही रामपुर, इतना बनाने के बाद रामपुर, इटावा और सैफई में बिजली आती थी, गोरखपुर नोएडा में नहीं आती थी। ये सब कहना छोड़िए, अब रुकिए ना, अब हमें जवाब देने दीजिए। अरे छोड़िए, नाम आप याद रखिए, आप याद रखिए ना, यहाँ जीके का सवाल नहीं होता है। बीच में अब विचलित मत होइए, विचलित मत होइए शरद भाई, थोड़ा खैर से सुन लीजिए। मैं तो आपसे डेटा मैंने दिया है ना। रही बात रही बात, अरे जेनजी की जहां तक बात है, उस जेनजी में आपका बोलना इसलिए है कि आपके चीफ बोल रहे हैं, उन्होंने हुक्मरानों और बंदिशों की बात की, और कल से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब वो कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू किए, जिसके 49% फॉलोअर पाकिस्तान के हैं, जिसके 14% टर्की के हैं, जिसके 14% बांग्लादेश के हैं। हिंदुस्तान के विपक्षी दल के लोग उसके प्रवक्ता हो गए और सभी कॉकरोच बनना चाहते हैं। तो कॉकरोचों का हिंदुस्तान में 1-2 इलाज है, या तो हिट मान दो, या चप्पल उठा के, अखबार उठा के पट से मारो, खत्म। तो ये मानकर चलिए, यहाँ पर जनता ने जो है वहां पर किस तरीके से मुगालते में रखा जाता। अब तीसरी बात बताना चाहता हूं सर, हमारे पास समय की बहुत कमी है और फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये नमाज पर
रोक लगाने की, यानी कि सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की जो जंग है वो थमती नहीं दिख रही है। लेकिन 2027 के लिए दोनों ही अब इस महामुकाबले के लिए अपनी अपनी लकीरें खींच चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे इसका परिणाम क्या होगा अगले साल। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।